when they start, but everyone has to start if they want to be great. और एक एंटरप्रेन्योर से बेहतर इसे और कौन समझ सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक का खास शो स्टार्टअप के सिकंदर। आज हम अपने शो में आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे कंपनी के फाउंडर से जिन्होंने ऐसे समय में पेमेंट इंडस्ट्री में बदलाव लाने के बारे में सोचा जब इसके बारे में कोई जानता तक नहीं था। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मोबिक्विक के फाउंडर्स और पावर पैक कपल बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू से। तो चलिए देर किस बात की है, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी कंपनी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है बिपिन जी हमारे शो में आने के लिए, और उपासना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बिज तक पर। थैंक यू। सबसे पहले तो बिपिन जी हम आपसे जानना चाहेंगे, मोबिक्विक की शुरुआत 2009 में हुई और इस वक्त आपने सोचा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, जिस वक्त इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता होगा। ये आइडिया आपको आया कैसे? तो पहली बात तो धन्यवाद आपका हमें इस चैनल में और इस प्रोग्राम में हमें लेने के लिए। और आज मैं आपके द्वारा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मोबिक्विक की शुरुआत कैसे हुई। तो उसमें थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि मैंने जो पढ़ाई की है वो आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, जो कि 2002 में मैंने ख़त्म की। उसके बाद मैंने जॉब्स की 5 साल 7 साल एज अ इंजीनियर। तो मैंने इंटेल में, फ्री स्केल सेमीकंडक्टर, एनवीडिया, इस तरह की कंपनीज़ में मैं चिप डिज़ाइन करता था। और उसमें मैं खुश था, बट अंदर से कुछ ना कुछ कमी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है। एंड इसी दौरान मैं सोच रहा था या तो मैं एमबीए कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जाके एमबीए कर रहे थे यूएस में और अच्छी अच्छी नौकरियों, डॉलर में कमाने वाली नौकरियों में जा रहे थे। तो वो भी मैंने एक एक्सप्लोर किया, मैंने जीमैट दिया, मेरा एडमिट भी हो गया एक्चुअली कुछ बिजनेस स्कूल्स में। बट कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैंने फिर वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो उसी समय मैं बोर हो रहा था। तो उस समय मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि इंडिया में ये डिजिटल बहुत चल रहा है, बट उस समय तो ऑब्वियसली ना तो स्मार्टफोन थे, ना ही इंटरनेट इतना अच्छा चलता था, और ई कॉमर्स के नाम पे भी कुछ नहीं था। तो उस समय मुझे लगा कि बड़ी बेसिक सी चीज़ कि आपको अपना मोबाइल का पेमेंट करना है, आपको अपने रिचार्ज का पेमेंट करना है, बिजली का पेमेंट करना है, उसके लिए आपको नीचे दुकान में जाना पड़ता है, उसको कैश देना पड़ता है। तो ये मुझे लगा कि पूरे इंडिया में इतने सारे लोग एक साथ, करोड़ों लोग ये काम कर रहे होंगे, ये कितना इनएफिशिएंट है। तो आइडियली अगर कोई इंटरनेट पे ऐसी सर्विस बन जाए कि आपका एक वॉलेट हो और उस वॉलेट में आप पैसे डाल दें और उन पैसों से आप किसी भी चीज़ की पेमेंट कर सकें, जैसे कि अपने मोबाइल की, तो काफ़ी लोगों का काम आसान हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था, मुझे बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ समझ नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो इस बेसिस पे मैंने मोबिक्विक का नाम रखा। इनफैक्ट नाम आप सोचें मोबिक्विक, इसका मतलब ही यही है कि आप मोबाइल की पेमेंट फटाफट कर लें। तो ऐसे मोबिक्विक की शुरुआत हुई और डिजिटल पेमेंट से अब आज हमने इस कंपनी को डिजिटल बैंकिंग तक लेके गए हैं, जिसमें कि ना सिर्फ डिजिटल पेमेंट बट डिजिटल क्रेडिट जो है और इन्वेस्टमेंट्स, इस तरह की नई नई सर्विसेज हमने मोबिक्विक में स्टार्ट की हैं। हमारा आइडिया है कि इंडिया में जो भी लोग आज की डेट में डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं, उनको हम एक फुल डिजिटल बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करें, स्टार्टिंग फ्रॉम पेमेंट्स। जी, ये बिल्कुल वन ऑफ इट्स काइंड था। 2009 में इसकी शुरुआत हुई और आप जैसा बता रहे थे, अगर बोर होने के दौरान इतनी अच्छी आइडियाज़ आ जाए और वो कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा सा फ्री टाइम होता है ये सबको मिलना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में ऐसे बेहतरीन आइडियाज़ आ जाए। अगला सवाल मैं उपासना जी से करना चाहूँगी। उपासना जी, आप बिपिन जी के इस आइडिया के साथ कैसे और कब जुड़ी, वो हम जानना चाहेंगे। तो बिपिन ने इस आइडिया पे काम करना खुद ही शुरू किया था। मैंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया कि कुछ बड़ा करना चाहते हो तो शुरुआत करो, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। बट वो शुरू हो गए। कुछ लोगों के साथ उन्होंने मोबिक्विक को एज अ स्टार्टअप शुरू किया, लॉन्च किया अगस्त 2009 में। बट करीबन 4-5 महीने में जिन लोगों के साथ इन्होंने शुरू किया था वो थोड़ा आहें भरने लगे। उनको लग रहा था कि ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई चीज़ होती है। और तभी मैंने सोचा कि ये आइडिया में बहुत दम है और मुझे इसमें जुड़ के, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पेमेंट्स का था। मैं एक्चुअली जब अमेरिका में पढ़ने गई थी और फिर काम कर रही थी, तो मैं जो इंटरनेशनली बहुत ही फेमस कंपनी है पेपैल, उसमें काम करती थी। और मैंने पेपैल को कई नए कंट्रीज़ में लॉन्च भी किया था।
तो जब मैं वापस इंडिया आई थी, मेरा फोकस था कि कुछ इम्पैक्टफुल करना है, मतलब इंडिया के गांव-गांव में फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाना है, सारी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज सारी पहुंचानी है। और विपिन शुरू हो गए थे और मैंने सोचा कि इसके द्वारा डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पे हम सारे इंडियन यूज़र्स को ले आएँ, छोटे किराना स्टोर मर्चेंट्स को भी ले आएँ, फिर उसके बाद हम उनको लोन की सेवाएं, इन्वेस्टमेंट की सेवाएं सभी प्रदान कर पाएंगे। तो इस तरह हमारे सॉर्ट ऑफ मेंटल थॉट्स मर्ज हुए और मैं इनके साथ जुड़ गई। अब 13 साल से हम लगे हुए हैं मोबीक्विक को एक स्टेज से हर स्टेज एक पड़ाव से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, एक तरह से देखें तो आप इस फील्ड में या पेमेंट इंडस्ट्री में पहली फीमेल थी जिसने इसमें एंट्री की और एक अपने मार्क भी बनाया। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिकॉज चैलेंजेस तो बहुत फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एज अ वुमेन हम देखते हैं सोसाइटी में एक्सेप्टेंस अभी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी होगी और 2009 की बात अब हम कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने कैसे लिया, क्या क्या हर्डल्स आपने फेस किए और किस तरीके से आगे बढ़ी? नहीं, ये बात आपने सही कही कि ये बोलना सही नहीं होगा कि सब कुछ इजी था। स्टार्टअप करना मुश्किल है, विपिन के लिए भी मुश्किल है था एज अ फाउंडर, बट वुमेन होके थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आ जाती है। कई कई जगहों पे लोगों को लगता है कि अच्छा, अगर आप फैशन या मेकअप की कंपनी बना रही होती तो नारी हैं तो अच्छा है, बट ये तो फाइनेंस है, तो पैसों की कंपनी, आप कैसे बना पाएंगी? कई बार नंबर्स की बात करनी होती है, टेक्नोलॉजी की, तो उनको लगता है कि औरतें नहीं कर पाएंगी। तो अब कई पड़ावों में ऐसा हुआ जहाँ पे पुशबैक मिला, काफ़ी लोगों ने बोला कि आप नहीं कर पाएंगी, बट आई थिंक कि स्टार्टअप करने का और फाउंडर होने का वही तो निष्कर्ष है कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए और जितने भी लोग आपको मना करते जाएं, आप बस अपनी लक्ष्य पे आगे बढ़ते जाएं। तो मेरा तो यही कहना है कि मुश्किलें तभी भी थी, अभी भी है। विमेन लीडर्स को करीबन 20-25% एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आती हैं मेन लीडर्स से, बट उनसे जूझते हुए आगे बढ़ना है। जी, आपने इस दौरान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी देखा होगा। 2009 से लेके आज 2023 तक बहुत डिफरेंस आया है इंडस्ट्री में भी। उसको लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, जब हमने शुरू किया था तो फिनटेक कीवर्ड ही नहीं होता था। अब फिनटेक एक बहुत ही बड़ा सेक्टर बन गया है स्टार्टअप्स का ग्लोबली। इंडिया में फिनटेक स्टार्टअप्स ओवरऑल स्टार्टअप्स का 1/3 से भी ज़्यादा पार्ट है। मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट फिनटेक में आती है, बहुत ही लार्ज मार्केट है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि स्टार्टअप करना तब सेक्सी नहीं होता था 13 साल पहले। लोग अपनी इन्फोसिस की, विप्रो की नौकरियां छोड़ के नहीं आते थे काम करने के लिए। आज के डेट में आप देखिए, हमारे यहाँ इतने लोग काम करते हैं, लोग स्टार्टअप्स में काम करना चाहते हैं। तो सीड फंडिंग और एंजल फंडिंग होती ही नहीं थी इंडिया में, और उसमें भी मोबीक्विक शुरू करने के कुछ साल बाद विपिन एंड आई वी ऑल्सो गॉट मैरिड। तो एक शादीशुदा कपल हैं, एक वुमेन फाउंडर हैं, बहुत सारे। इतना इजी नहीं था, कुछ भी करना इजी नहीं था, फंड रेज करना इजी नहीं था, मेजर बैंक्स के साथ डील करनी इजी नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये ऐसे घरेलू या लाइफस्टाइल बिजनेस बना रहे हैं। बट आज के टाइम में ज़माना बदल गया है। इंडिया में स्टार्टअप्स का कल्चर मेन स्ट्रीम है। बहुत सारे यंगस्टर स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, अपनी जॉब भी यहाँ करना चाहते हैं। फंडिंग बहुत इजी हो गई है और गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट मिल रहा है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया मूवमेंट। जी, बिल्कुल। जी, और ऐसे में बिल्कुल हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने शो के माध्यम से आप जैसे जो इंस्पिरेशन है, आपने ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश कंपनी हमारे सामने पेश की है, आप एक एग्जांपल की तरह हैं, तो हमारे व्यूअर्स भी वो देखकर कुछ सीख पाएंगे। अगर उन्हें कुछ आइडियाज़ उनके दिमाग में है तो कैसे उसे फॉर्मुलेट करना है वो समझ पाएंगे। और इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे और एक एक करके इन सभी चीज़ों पर आपसे डिस्कस भी करेंगे। साथ ही आप लोग की पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। उससे पहले हम मोबीक्विक के बारे में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल्स में हम इसे समझना चाहेंगे। ये कैसे काम करता है, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है और प्रॉफिट कैसे कंपनी को मिलता है? ज़रूर। सो मोबीक्विक एक फिनटेक कंपनी है। तो फिनटेक में दो चीज़ें हैं, फिन और टेक। तो प्राइमरीली हम टेक कंपनी है। मैं एक इंजीनियर हूँ। हमने यहाँ पे इंजीनियर बहुत सारे हायर किए हैं और हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारी एक ऐप है, मोबीक्विक ऐप, जो कि अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो उसको डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि उसके 140 मिलियन यूज़र्स हैं, 14 करोड़ यूज़र्स हैं इंडिया में, जो कि उसको डिजिटल पेमेंट के लिए, वॉलेट के लिए, यूपीआई के लिए यूज़ करते हैं। तो एक ये बिज़नेस था जो सबसे पहले हमने खड़ा किया और इसके साथ फिर हमने मर्चेंट्स को जोड़ा।
जो कि इस पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो करीब हमारे 4 करोड़ ऐसे मर्चेंट भी हैं जो मोबीक्विक के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमने एक पूरा एक पेमेंट नेटवर्क बनाया, उसमें हम एक मार्जिन कमाते हैं जो कि जब आप पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट हमें एक उसका छोटा सा पोर्शन हमें एज अ इनकम देता है। तो वो एक मेन हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम है एज अ पेमेंट्स कंपनी। तो वो मर्चेंट की तरफ से डिडक्शन होता है या मर्चेंट की तरफ से डिडक्शन होता है जब आप पेमेंट करते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये की पेमेंट की तो 99 पॉइंट समथिंग जो है वो मर्चेंट को मिलता है, उसका जो 40 पैसे हैं या 50 पैसे हैं वो हमारे पास आते हैं। तो ये मेन हमारा पेमेंट का जो हमारा इनकम स्ट्रीम है। इससे हमारे बहुत सारे यूज़र्स अलग अलग प्रकार की सर्विसेज यूज़ करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, पानी का बिल पे करते हैं, ट्रैफिक चालान पे करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं, फ़्लाइट्स खरीदते हैं, ट्रेन की टिकट खरीदते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबल हैं वहाँ पे मोबीक्विक एज अ पेमेंट ऑप्शन आपको चूज़ करना है और मोबीक्विक के थ्रू उसका पेमेंट करना है। तो ये हम इस सर्विस को हम बोलते हैं पे नाउ, कि आपके पास पैसे हैं, आपने पेमेंट किया, आपको कन्वीनियंस मिला और आप खुश हो गए, आपको कैश पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई बार आपके पास वॉलेट में पैसे नहीं होते, आपके पास बटुए में पैसे नहीं होते, या आपको पैसे की ज़रूरत है, महीने का एंड हो गया, अब आपको कोई चीज़ खरीदनी है या आपको अपना बिल पे करना है तो आपके पास पैसे नहीं है। तो तब हमने डिजिटल क्रेडिट या लोन का बिजनेस शुरू किया। तो अपने डेटा के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से हमारे यूज़र हैं जो बहुत यूज़ करते हैं मोबीक्विक को, काफ़ी सारा ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको हमने एक क्रेडिट लाइन देना शुरू किया कि मान लीजिए आपको 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या 50,000 रुपये की एक क्रेडिट लाइन मिलेगी, उसको आप पूरे महीने यूज़ करिए बिना किसी चार्ज के। और चाहे आप फूड ऑर्डर करिए, चाहे आप ई-कॉमर्स शॉपिंग करिए, चाहे आप ट्रेन की टिकट खरीदिए, चाहे अपने बिल्स पे करिए, और उसके एक दौरान के बाद 30 दिन के बाद आप उसका बिल क्लियर कर सकते हैं और मोबीक्विक को वापस कर सकते हैं। तो इससे हमारे यूज़र्स को बहुत कन्वीनियंस मिला, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके महीने के एंड में कैश फ्लो के इश्यूज होते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि उनको पैसे की लंबे समय की ज़रूरत है, बट कई बार आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपको फ़ोन खरीदना है, आपको AC खरीदना है, आपको टीवी अपग्रेड करना है, तो इसके लिए आपको कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आप मोबीक्विक से ले सकते हैं। तो ये लोन का बिज़नेस हमने 5 साल पहले शुरू किया था। तो ये बिज़नेस आज की डेट में करीब 40 लाख कस्टमर्स हमारे यूज़ करते हैं। तो हम एक डिजिटल लेंडिंग में एक वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स हैं, मे बी टॉप 2 या टॉप 3 में माने जाते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग इस सर्विस को पसंद करते हैं और यूज़ करते हैं। इसका नाम है ज़िप। इस प्रोडक्ट का नाम है मोबीक्विक ज़िप। तो अगर आप मोबीक्विक ऐप डाउनलोड कर ही रहे हैं तो आप मोबीक्विक ज़िप ज़रूर ट्राई करिए। तो एक ये हो गया। तीसरा हमने ये फिगर आउट किया कि इंडिया में अभी क्या है कि सेविंग्स रेट कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो आपको FD में इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग्स में इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता। हर कस्टमर ये जानना चाहता है कि मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं, मैं इससे रिटर्न कैसे जनरेट करूं, क्या मैं इसको स्टॉक मार्केट में लगाऊं, क्या मैं इसको म्यूचुअल फंड में लगाऊं। अब सब लोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में नहीं लगा सकते और उनको उतना रिस्क भी नहीं लेना आता। तो बट मार्केट में अभी नई नई चीज़ें आ रही हैं जिससे आप पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो P2P इन्वेस्टिंग हो, अदर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स हो, लीज इन्वेस्टिंग हो, इस टाइप की चीज़ें। तो हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वेल्थ का, और उस वेल्थ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप FD या सेविंग से कहीं बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो ये तीसरी एक हमारी डिवीज़न है। तो इस तरह से आप देखें, मोबीक्विक से आप पेमेंट कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न बना सकते हैं। तो इफेक्टिवली हम एक जो बना रहे हैं उसको, वो एक डिजिटल बैंक है जी। तो हम बैंक हैं नहीं, बट हम एक डिजिटल बैंक की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसका आइडिया ये है कि कौन है हमारे कस्टमर और उनको क्यों चाहिए ये सर्विस। तो उसका रीज़न ये है कि इंडिया में बैंक अकाउंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग डिजिटल पेमेंट्स भी कर रहे हैं, पर जब आप दिल्ली से, बम्बई से, बेंगलोर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाते हैं, टियर 2, टियर 3, टियर 4 में जाते हैं, तो इन सब के पास बैंक में ब्रांच जाके ये सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेने की हिम्मत नहीं है, और उनको सर्विस नहीं, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, इनको सर्विस समझ भी नहीं आती है। बट इन सब के पास एक चीज़ है, इनके पास स्मार्टफोन है जी। उस स्मार्टफोन पे ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके ज़रिए ये सारे प्रोडक्ट्स वो पा सकते हैं अपने घर बैठे, और उस सर्विस को पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो हम पिछले 5 से 6 साल में हमारे देश में जो तरक्की हुई है डिजिटल स्टैक में, आप आधार को से वेरीफाई कर सकते हैं, पैन को वेरीफाई कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इसी तरह मोबीक्विक में आप सारे ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पा सकते हैं। और ये हमारा विजन है
कि अगले 5 से 10 साल में कम से कम हम 15 से 20 करोड़ और लोगों को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ें और उनको डिजिटल बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करें, न सिर्फ पेमेंट्स बट कि क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस। जी आप जब हमें बता रहे थे मोबीक्विक के बारे में, एक दो सवाल मेरे मन में आए, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहला तो आपने बताया कि आपके साथ मर्चेंट्स जो जुड़ते हैं, डेफिनेटली वो शुरुआती दौर में आपके साथ जुड़ने के लिए कैसे वो इतने कंफर्टेबल हो गए, उन्हें क्या उसमें एक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट नज़र आया कि उन्हें लगा कि अगर वो मोबीक्विक जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो आगे उन्हें भी प्रॉफिट होगा? देखिए, जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है ना, मैंने आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस जो होता है वो पैसे का बिजनेस, वो मनी का बिजनेस है। मनी सिर्फ एक चीज़ से चलती है, ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट जो है वो आपको पहले दिन से बनानी पड़ती है। तो जब आप किसी मर्चेंट के पास जाएं या कोई कस्टमर है जो हमारे मोबीक्विक प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करता है, चाहे वो मर्चेंट हो चाहे कस्टमर हो, चाहे वो हमसे पैसे ले रहा है चाहे वो हमें पैसे दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो पेमेंट के लिए कर रहा है, हर चीज़ में पैसा इन्वॉल्व है। एंड पैसा कोई लूज़ नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसके पैसे का नुकसान हो। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ उसमें है ट्रस्ट क्रिएट करने की। ट्रस्ट में सबसे पहले मोबीक्विक में प्रमोटर्स आते हैं कि हम जाके किस तरह से लोगों से बात करते हैं, कैसे उनको कन्विंस करते हैं और फिर उनको जो प्रोडक्ट देते हैं तो उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस क्या है पहली बार। अगर वो एक्सपीरियंस अच्छा है तो फिर वो 4 लोगों को और बताते हैं कि अरे मैंने मोबीक्विक की सर्विस यूज़ की, उससे तो पैसे आ जाते हैं और बिल्कुल ट्रांजैक्शन टकाटक होती है, तो इसलिए आप भी इसको यूज़ करिए। तो ये इस तरह से हमने ट्रस्ट की शुरुआत की। एंड भगवान की दुआ से आज की डेट में इतने सारे कस्टमर्स, इतने सारे मर्चेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। बट वो जो ट्रस्ट है वो हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए एक लर्निंग भी है कि आप जब भी किसी आइडिया को कंसीव करते हैं तो वहाँ पर ये वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अपनी कंपनी का फेस हैं और आप जिस तरीके से अपनी कंपनी के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जैसा वो आप रेपो मेंटेन करते हैं, उसी के ज़रिए वो कंपनी और ज़्यादा फ्लरिश कर पाएगी। एक दो और सवाल है, मैं उपासना जी आपसे ही पूछना चाहूँगी। जैसा कि अभी विपिन जी से बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि आप किस तरीके से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, साथ ही आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मोबीक्विक के ज़रिए हमारे यूज़र्स जो होते हैं इस प्लेटफॉर्म के, उनको मिल सकता है। लेकिन इसमें मैं समझना चाहूँगी आजकल ये जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं उससे वो कितना डिफरेंट है। साथ ही हर सेगमेंट में अगर हम देखें, आप लोन की भी बात कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड है। कैसे इसमें आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ताकि जो यूज़र्स हैं वो बाकी प्लेटफॉर्म की जगह आपके पास आए? देखिए, इसमें आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि जैसे विपिन बता रहे थे, इंडिया में करीबन 800 मिलियन लोगों के पास अब बैंक अकाउंट है, बट जो क्रेडिट की सेवाएं हैं या क्रेडिट कार्ड है या कोई भी प्रकार के लोन हैं, वो करीबन 70-75 मिलियन लोगों तक ही पहुँचे हैं। और इन्वेस्टमेंट तो आज के टाइम में 20 से 25 मिलियन इंडियंस ही कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा गैप है। अब सबके पास एक बैंक अकाउंट है और एक डेबिट कार्ड है, बट अगर वो ब्रांच में जाएंगे, बोलेंगे मुझे 30,000 का लोन चाहिए या मेरे पास 25,000 है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो उनको जो बेसिक प्रोडक्ट है सेविंग्स अकाउंट या एफडी, उसके सिवाय कोई और प्रोडक्ट नहीं बताया जाता, ये सेवाएं उनको नहीं मिल पाती। तो हम जो आप कंपटीशन की बात कर रही थी, पेमेंट ऐप्स बहुत सारी हैं, बट हम एक ही ऐप हैं जहाँ पे यूज़र को एक तो वॉलेट पेमेंट्स का अवसर मिल रहा है, जिससे कि वो जब आप यूपीआई से पे करते हैं तो आप सिर्फ अपने बैंक बैलेंस से पे कर सकते हैं, बट आप वॉलेट से पे कर रहे हैं तो आप उसमें कई प्रकार के माध्यम से पे कर सकते हैं। आप उसमें अपने लॉयल्टी पॉइंट्स कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसे वॉलेट में लोड करके कोई भी छोटी जगह पे क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं, क्योंकि छोटे दुकानदारों के पास कार्ड मशीन तो होती नहीं है। तो ये हो गया उन कस्टमर्स के लिए जिनके पास कार्ड है। अब जो मैक्सिमम ऑफ इंडिया है उनके पास तो क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, तो उनके लिए हमने ये मोबीक्विक जिप की सेवाएं बनाई है, जहाँ पे हम 2,000 से लेके करीबन 50-60 हज़ार तक क्रेडिट लाइन अवेल कर सकते हैं यूज़र, कोई भी टाइप की शॉपिंग करने के लिए। अब वो आपको वॉशिंग मशीन करनी है या आपको एक क्या कहते हैं कोई एजुकेशन क्लासेस का पेमेंट करना है, वो कोई भी टाइप की सेवा के लिए आप पेमेंट इस क्रेडिट लाइन से कर सकते हैं। अब इसमें ये बेटर बात ये है कि जैसे कि कई प्लेटफॉर्म्स लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं, कैशबैक दे रहे हैं,
हमने कई साल पहले सोचा कि हमें एक बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट अपने यूज़र्स को देना है जिससे कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे उनको ना मिले। तो कोई ऐप पे आपको कोई पेमेंट करने पे 100 रुपये कैशबैक मिल रहा है, कहीं 200 रुपये कैशबैक मिल रहा है। मोबीक्विक एक ऐप है जिसमें आप पूरे के पूरे साल, अगर आपकी क्रेडिट लाइन अप्रूव्ड है 5,000, 10,000, 20,000 की, वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस महीने यूज़ की, आप टाइम पे वो पे करिए, आपको एज ए कस्टमर 0 कॉस्ट लगेगा। फिर आप अगले महीने फिर से यूज़ कर सकते हैं या 2 महीने बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़ी। तो ये एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हमारा बन गया है जिस पे हमारे बहुत ज़्यादा यूज़र्स अच्छा लग रहा है, उनको बहुत लॉयली यूज़ कर रहे हैं। करीबन 80 से 85% रिपीट रेट है इस प्रोडक्ट पे हमारा। बिपिन ने ऑल्सो बात की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे, जहाँ पे हम डिजिटल गोल्ड, म्यूचुअल फंड और डिपॉजिट की सेवाएं देते हैं। जो हमारे डिपॉजिट प्रोडक्ट हैं एक्स्ट्रा, उस पे भी हमें बहुत ज़्यादा यूज़र्स का लव मिल रहा है। बहुत ही फास्ट ये प्रोडक्ट हमारा ग्रो कर रहा है और इसमें यूज़र्स को जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है डेट प्रोडक्ट्स की या हाई यील्ड प्रोडक्ट्स की, जो बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बट फिर भी चाहते हैं कि 5-6% से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट बना पाएँ अपनी सेविंग्स पे, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत आसान है। और इसमें कोई लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है 1 साल के लिए, आप 10 दिन के लिए भी सेव कर सकते हैं, आप 30 दिन के लिए भी सेव कर सकते हैं, आप 4 दिन के लिए भी सेव करेंगे, रोज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस टाइप के जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, तो जो छोटे शहरों में लोग हैं जिनके पास एक सरकारी बैंक का अकाउंट है और एटीएम कार्ड है और स्मार्टफोन है, ये सब की सेवाएं जब उनको मिल रही है तो उससे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिकॉज एक इकलौती मोबीक्विक ही ऐप है जो उनको सारी बैंक टाइप की सर्विसेज लेके आ रही है। हम उन्हीं बैंक्स के साथ, उन्हीं एनबीएफसीज के साथ पार्टनर करते हैं, वो प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करके यूज़र की ऐप पे ले आते हैं। यही हमारा काम है एज अ फिनटेक कंपनी। जी बिल्कुल, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और इसको पूरा करने के लिए अलग अलग कंपनियां सामने ज़रूर आती हैं। आपने जो सिंपल प्लेटफॉर्म बनाया है और कन्वीनियंस के ज़रिए जो यूज़र्स इसे यूज़ कर पा रहे हैं, उसके कारण आपके पास जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो लगातार बने हुए हैं। आपने बताया 80 से 85% जो है आपके रिपीट कस्टमर्स हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि वो आपके जो भी यूज़र्स हैं वो बने हुए हैं आपके साथ और लगातार मतलब आप पे विश्वास भी उन्होंने बनाया हुआ है। हमने बात की अभी मोबीक्विक के बारे में, थोड़ा सा कंपनी के बारे में जाना। बीच में थोड़ा सा मैं इस कॉन्वर्सेशन को ब्रेक करना चाहूँगी और थोड़ा सा पर्सनल आपके बारे में जानना चाहूँगी। आपके शुरुआती दिन के बारे में समझना चाहूँगी। आपने क्या पढ़ाई की, किस तरीके से, आपने बीच में बताया था कि आपने बाहर जॉब भी किया है, तो थोड़ा सा मैं आपकी जर्नी को जानना चाहूँगी। तो मेरी जर्नी ऐसे है कि मैं गुजरात में पली बड़ी हूँ। मेरे दोनों ही पेरेंट्स टीचर्स थे। पिता फिज़िक्स के प्रोफेसर थे, माता म्यूज़िक की टीचर थी स्कूल में। तो और कश्मीरी पंडित हैं हम, तो पढ़ाई पे फोकस रहता था हमारे घर में शुरू से। और मैं फर्स्ट कभी नहीं आती थी बट सेकंड थर्ड ऐसे आती थी, तो पढ़ाई में हमेशा अच्छी थी। इंजीनियरिंग की है मैंने REC जलंधर से, पंजाब में। उसके बाद मन नहीं भरा, पढ़ाई और करनी थी और पिताजी ने भी PhD की हुई थी, तो था कि एटलीस्ट मास्टर्स तो करनी है। तो फिर मैंने विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और स्कोर और नंबर्स बहुत अच्छे थे। तो एक US की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया है इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट्स में ही काम किया है सिलिकॉन वैली में, पहले HSBC के साथ और फिर पेपैल के साथ। तो 6-7 साल मैं US में थी। उसके बाद वो जैसे शाहरुख खान की मूवी में है, मेरा भी बल्ब जला कि मुझे कुछ इंडिया में करना है, इंडिया के लिए करना है। तो ग्रीन कार्ड वगैरह सब छोड़ के वापस आ गई कि कुछ इंडिया में बनाऊंगी। जी बिल्कुल, अभी मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा लगता है ऐसी स्टोरी सुन के कि जो पढ़ाई बाहर करते हैं और अपना होता है ना, वो नॉलेज अपना बढ़ा के आते हैं और उसके बाद फिर इंडिया में जब काम करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली उनके जो नॉलेज को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और आपके साथ बिपिन जी ने हालांकि अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया था बाहर जाने का, अच्छा हुआ वो यहीं पे रह गए ताकि आप दोनों ने मिल के एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लोगों के लिए लाया। हम लोग को उससे ज़्यादा सुविधा मिल पा रही है। बिपिन जी, हम आपकी स्टोरी भी जानना चाहेंगे। आपने तो हालांकि बता दिया आप IIT से पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद हमारे व्यूअर्स ये भी समझना चाहते हैं कि एक जॉब को जो ऑलरेडी अच्छी आपको पे दे रही हो, उसे छोड़कर बिजनेस की तरफ बढ़ना, ये एक ट्रांजिशन जो होता है और उस समय जो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो कैसे आपने उसे ख़त्म किया और किस तरीके से आप बिजनेस सेक्टर में आगे बढ़े? तो ऐसा है कि मैं एक काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जब
मैं पैदा हुआ था तो मेरे फादर एक शॉप चलाते थे, तो एक्चुअली वो बिजनेसमैन थे, एक छोटी सी शॉप चलाते थे जहाँ पे वो वुल और बुक्स बेचते थे। उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। पर 1984 में जब दंगे हुए थे तो उसमें हमारी वो जो दुकान है वो जल गई थी। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल स्ट्रगल का एक बहुत लंबा पीरियड शुरू हुआ हमारी फैमिली का। 1984 से लेके फिर हम दिल्ली आ गए 1993 में। तो हम एक कमरे के मकान में रहते थे। हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, मेरे और मैं सबसे एल्डेस्ट हूँ, बाकी मेरा छोटा भाई और छोटी बहन है। एंड तो करीब आई थिंक 3-4 हज़ार की हमारी मंथली इनकम थी, उसमें हम सर्वाइव करते थे। तो उसके बाद जैसा कि उपासना ने बताया, हमारे लिए क्लियर था कि इससे आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई करोगे तभी कुछ बनोगे, बाकी कोई एसेट है नहीं, बाकी कोई पैसा है नहीं। तो मैंने बहुत पढ़ाई की। इस तरह से मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ। जब आईआईटी में एडमिशन हुआ तो सब बहुत खुश थे कि आईआईटी से निकलेंगे, जॉब करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो यही हुआ। फिर मैंने बैंगलोर में जॉब की 5 साल, 6 साल, 7 साल। हम पूरी लाइफ रेंट पे रहे। उसके बाद मैंने पहले, मेरी माँ बाप की इच्छा थी कि अपना घर होना चाहिए, तो 2 साल काम करने के बाद मैंने लोन लेके अपना एक घर खरीदा। इधर दिल्ली में ही छोटा सा घर एक खरीदा। तो इस सिचुएशन में आप इमेजिन करिए कि आप जाके अपने माँ बाप को बताएं कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और एक स्टार्टअप करने जा रहा हूँ। मैं 2008 की या 2009 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय उनको बहुत शौक हुआ, मेरी फैमिली को बहुत शौक हुआ। उनको लगा कि क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है हमारे बिजनेस में एक बार क्या हो चुका है, तो तुम ये इतनी अच्छी जॉब छोड़ के, और उपासना जो कि वो भी इतने अच्छी जॉब करती हैं, आप आईआईटी से हो, वो स्टैनफोर्ड से हैं, ये क्या करना चाहते हो आप, एंड ये कैसे चलेगा? आपके पास ऐसे करोड़ों की सेविंग्स तो है नहीं, होंगे कुछ लाख, बट उससे कैसे बिजनेस बनता है? बिजनेस बनाने में 10 साल, 5 साल, 20 साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं, जो हमारे देश में लोगों ने देखा है। तो ये बहुत जद्दोजहद हुई फैमिली के साथ, तो बहुत वार्तालाप हुई, झगड़े हुए। बट उसके बाद आई थिंक मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उपासना वॉज द वन पर्सन जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि देखो लाइफ एक है एंड जो करना है अभी करना है, ठीक है? तो रिस्क तो है और बहुत बड़ा रिस्क है। तो जब मैंने जॉब छोड़ी, मुझे याद है जिस दिन मेरा लास्ट डे था, रिज़ाइन करके आया, तो मेरे दिमाग में बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि क्या होगा अब, पैसे कहाँ से आएंगे? बिकॉज ऑब्वियसली हमने कंपनी स्टार्ट भी नहीं की, तो सैलरी देने की कहाँ से बात है कि अपने पैसे दे के अपने आप को सैलरी देना तो बेवकूफ़ी है। तो बट हमने स्ट्रगल किया 1 साल, 2 साल। तो उसके बाद क्योंकि हमारा आइडिया और फोकस एकदम एक जगह पे था, तो धीरे धीरे करके हमारी कंपनी में पैसे बनने लगे। ज़्यादा नहीं, बट बनने लगे। और दूसरी चीज़ हमने ख्याल की कि अभी जब तक पैसे नहीं बनेंगे, अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कम रखना है, जिसको कहते हैं रेम एंड प्रॉफिटेबल, कि आपको मैगी खाने के और रोटी खाने के पैसे होने चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़। और तो मुझे याद है हम पहले साउथ दिल्ली में रहते थे, फिर साउथ दिल्ली छोड़ के हम द्वारका में गए, हमने रेंट में लिया, और वही हमारा ऑफिस था। और उसी ऑफिस में हमारे पहले जो एम्प्लॉई 1 साल बाद जिनको हमने हायर किया, हमारे पहले इंजीनियर, वो सुबह सुबह आते थे, और सामने हमने ड्राइंग रूम में ही ऑफिस बना रखा था, वहाँ पे डेस्क थे, वहीं पे बैठ के हम काम करते थे। ज़रूरत लैपटॉप की थी, 2 लैपटॉप की थी। तो ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का ये एक फ़ायदा है कि कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं लगी, बस एक है कि आपकी इंजीनियरिंग जो आपने की है, जो सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी स्किल आनी चाहिए। तो उस तरह से फिर हमारे पैसे बनने लगे, और एक बार फिर थोड़े पैसे बनने लगे, फिर एक एम्प्लॉई हायर हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हमने एक ऑफिस लिया जिसमें 20 लोग आ गए, फिर उसके बाद हमने वापस मुड़ के नहीं देखा। तो ये मेरा मैसेज ये है इसमें कि देखिए, कोई भी नया आइडिया अगर आपको करना है, कोई भी स्टार्टअप करना है, तो उसको डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करिए, ठीक है? पर आपको उसके बाद थोड़ा उसको समय देना पड़ेगा, उसको उस पर काम करने के लिए कम से कम 1 या 2 साल। और उसके बाद अगर आपको दिखता है कि उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, उसमें बिजनेस बन रहा है, कम से कम कॉस्ट लगा के, तब आप उसमें अपना एफर्ट भी और इन्वेस्ट करिए। फिर आपके साथ और भी लोग जुड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे, जैसे कि हमारे साथ हुआ। तो हमने पहले 4 साल कोई कैपिटल रेज नहीं किया, हमने सारे अपने पैसे लगाए। बट जब हमारे 10 लाख यूज़र हो गए, उसके बाद जो कैपिटलिस्ट्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो अपने आप आए, उसी घर वाले ऑफिस में आए, और वहीं पे आके उन्होंने बोला कि आप हमसे पैसे लीजिए। मुझे लगता है कि नो रिस्क नो गेन जो कहते हैं ना, बिल्कुल, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको गेन कैसे मिलेगा?
और ऐसे ही अगर आप भी अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो थोड़ा वक्त दें, रिसर्च करें, उसके बारे में जाने समझें, और उसके बाद आप बिल्कुल जैसा कि हमारे पास एग्जांपल भी है, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। शायद थोड़ा वक्त किसी को ज़्यादा लग सकता है, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी ही ज़रूर। विपिन जी, स्टार्टअप एक ऐसी जर्नी है, काफ़ी वक्त लगता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को कंपनी को एस्टैब्लिश होते हुए देखने में, और उस एक स्टेज के दौरान वो गुजर के जाता है। इस दौरान कभी मोटिवेशन अप होता है, डाउन होता है। ऐसे में हमारे व्यूअर्स जो ऑलरेडी एक बिज़नेस की शुरुआत कर चुके हैं और कई बार छोटे मोटे फेलियर से वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने भी एक लंबा सफ़र तय किया है, तो इस दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने भी देखे होंगे। बहुत सारे, और मैं इसके बारे में बहुत बात कर सकता हूँ, पर इससे पहले क्यों ना हम एक ऑफिस में वॉक लें और उसके साथ साथ मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, ये हमारा ऑफिस स्पेस है। यहाँ पे हमारे सारे इंजीनियर्स, सारे डिज़ाइनर्स, सारे ऑपरेशंस के लोग यहीं पे काम करते हैं। ये हमारा बोर्ड रूम है। तो आपके सवाल पे आते हैं। तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। देखिए, स्टार्टअप की जो जर्नी है वो अप्स एंड डाउन्स की जर्नी है। इसमें स्ट्रगल बहुत लंबा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप डाउन फील कर रहे हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। एंड आई थिंक मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि सबसे पहली बड़ी बात है कि मैंने स्टार्टअप उपासना के साथ करी है, तो हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हम बात कर पाते हैं कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करेंगे, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। दूसरा, आप किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक लाइफ में स्टार्टअप मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बट मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि स्टार्टअप इज़ नॉट माई लाइफ। ठीक है। तो मैं लाइफ में और चीज़ें एंजॉय करना चाहता हूँ। जैसे मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ बहुत रेगुलरली, और अब रिसेंटली मैंने बाइक चलाना और एग्रेसिवली शुरू किया है। तो इस तरह की कुछ हॉबीज़ जो आपका दिमाग आपके बिज़नेस से, आपकी स्टार्टअप से अलग कर सकें, उससे बहुत अच्छा रिकवरी मिलता है। क्योंकि अल्टीमेटली सारा गेम पॉजिटिव थॉट्स का है। तो आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगी, उनको ठीक से हैंडल करके, अवेयर होके, उनको आप साइड पे रख के आगे बढ़ें। तो यहाँ बिल्कुल हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करें, और आपके ग्रुप में, आपकी टीम में अगर कोई वैसे सपोर्टिव मेंबर है तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को बिल्कुल आगे बढ़ाकर लेके जा सकेंगे। हम आपसे समझना चाहेंगे, मोबिक्विक का अभी फिलहाल तो ऑपरेशन इंडिया में है, क्या आप इसको बाहर भी ले जाने के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल। जो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है, जो फिनटेक है, वो वर्ल्ड की बेस्ट है, ये ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए इंडियन मार्केट हालांकि काफ़ी बड़ी है, बट हम प्लान कर रहे हैं कि इसको हम इंडिया से बाहर भी लेके जाएं, जहां पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है। तो हमने मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएई, और साउथ एशिया की कुछ छोटी कंट्रीज़ जैसे नेपाल, श्रीलंका वगैरह में भी मार्केट एक्सप्लोर की है, और बहुत ही जल्द हम एक पर्टिकुलर न्यू कंट्री में मोबिक्विक का लॉन्च करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि अब बाहर भी वो मोबिक्विक की फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए एक बार आपको यहाँ का वर्क स्पेस दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने इंटरव्यू में उपासना जी को भी जोड़ लेंगे, और फिर हम आगे की चर्चा जारी रखेंगे। थोड़ा सा हम ये भी समझना चाहेंगे, आप दोनों कब मिले, आप दोनों की शादी कैसे हुई? क्योंकि आप एक पावर पैक कपल की तरह इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो आप दोनों के मिलने की स्टोरी भी हम जानना चाहेंगे। तो ये डेफिनेटली प्लान नहीं था, और एक साथ काम करना कपल्स को, और स्पेशली स्टार्टअप करना, तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा। एंड ये एक हमारे साथ हुआ बिकॉज मैं उपासना को मिला और हमारे विचार बहुत ज़्यादा मिलते थे, तो हमारी लाइफ और हमारी बिजनेस एक साथ जुड़ गए। तो हमें काफ़ी समय लगा, हम पहले काम करते थे, फिर हमारी शादी हुई करीब 2-3 साल बाद, बट हमें उसका बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा। एंड क्योंकि आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग लेके चलना होता है। जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप में रोज़ का केओस है, रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आप वो टेंशन लेके घर नहीं जा सकते। और सेम वे जो आपके घर की प्रॉब्लम्स हैं वो आप
ऑफिस में नहीं लेके जा सकते, तो ये बैलेंस बनाने में हमें कुछ साल लगे। बट अगर ये वर्कआउट करता है तो इससे बेटर कुछ नहीं है, बिकॉज हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास कॉमन चीज़ें डिस्कस करने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो अलाइंड होने चाहिए। आपका लाइफ में जो आउटलुक है, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, वो सारी अलाइंड होनी चाहिए। तो आई एम वेरी वेरी लकी कि ये हमारे साथ हुआ, बट ये बहुत ही रेयरिटी है। जी, मैं बिल्कुल ये सवाल सोचकर भी आई थी कि ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं एक ही कंपनी में, एक ही एम की तरफ आप दोनों आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा कि विपिन जी की सोच किसी मुद्दे को लेकर अलग होती होगी, आपकी कुछ अलग होती होगी। ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट, वो ऑफिस का कॉन्फ्लिक्ट घर तक पहुँचने के कारण थोड़ी मुश्किल होती होगी। इसको कैसे बैलेंस मेंटेन किया, ये उपासना जी मैं आपसे जानना चाहूँगी। कोई भी कंपनी में जो भी लीडर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, वो बाय डेफिनेशन काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं अपने थॉट प्रोसेस में, अपने विचार होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस भी होते हैं। तो आई थिंक हम दोनों ही ओपिनियनेटेड हैं। कई चीज़ों में हमारे विचार एकदम मैच करते हैं, बट कई इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे जो भी बिजनेस में पिछले हम 13 साल से बना रहे हैं मोबीक्विक, तो कई बार ऊपर नीचे होता है और कई मौक़ों पे ऐसा होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो अब वो मैनेज करना पड़ता है। पहले थोड़े इमेच्योर थे, बट आई थिंक टाइम निकलते निकलते अब वो समझ गए हैं हम कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। और थैंकफुली ऐसे जैसे आपकी कंपनी बढ़ती है, आपकी कंपनी में और भी लीडर्स होते हैं, तो सारे डिसीजन सिर्फ हमारे पर नहीं होते हैं, हमें उनके भी व्यूज़ सुनने को मिलते हैं और बाकी लोगों के व्यूज़ सुन के भी थोड़ा इंसान संभलता है और सोचता है कि सिर्फ मैं ही सही नहीं हूँ, मैं सभी के वॉइस ऑफ ओपिनियंस सुनूं और फिर हम एक डिसीजन लें जो कंपनी के लिए होपफुली सही डिसीजन होगा। बट ये कहना आसान है, जैसे मैं बता रही हूँ, इतना आसान होता नहीं है। कई बार बहुत मज़ेदार बोर्ड रूम कॉन्वर्सेशंस हुई है, हमारी टीम ने देखा है हमें अच्छे से आर्ग्यू करते हुए। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि ब्रेकफास्ट पे घर पे पहले हमारा एक बच्चा भी है 6-7 साल का, तो जब नहीं था तब तो काफ़ी इजीली कन्वर्सेशंस घर की ऑफिस में, ऑफिस की घर में आ जाती थी। बट उसके होने से थोड़ा काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बिकॉज अब ये है कि जितना टाइम घर पे है तो उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में डिस्कस करें और काम की बातें डिनर टेबल पे या ब्रेकफास्ट टेबल पे ना करें। तो ये एक एडिशनल लेवल ऑफ मेहनत है जो आपको करनी पड़ती है अपनी थोड़ी बाउंड्रीज बना के रखने के लिए। इसीलिए विपिन कह रहे थे कि एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज सभी की लाइफ में, काम में कई मौक़ों पे स्ट्रेस आता है, पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेस आता है। आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं है, कभी बच्चों का कुछ चल रहा है, तो हम सबकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मुश्किलें होती है। और अब घर की प्रॉब्लम्स आप कई बार आके ऑफिस में कॉफ़ी पीते पीते लोगों से डिस्कस करते हैं। ऑफिस की प्रॉब्लम, अरे आज बहुत ही बुरा हुआ, किसी और से फैमिली में डिस्कस करते हैं। अब अगर वो सेम पर्सन है तो फिर आप फंस गए ना, आप क्या करेंगे। बिल्कुल। आप कुछ बता रही थी, मुझे ये ध्यान आया कि अगर आपके साथ कोई ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंस हुआ हो, मे बी इस जर्नी के दौरान, जब से आपने इस कंपनी को आप लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो, जो मतलब आपको लगा हो कि कितना फ़नी था या इंटरेस्टिंग था, जो हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे। तो ये बहुत कुछ साल पहले की बात है। तो जब हम एक बैंक के साथ एक डील कर रहे थे और तब हमारा बिजनेस अभी भी अर्ली था, तो बट डेवलप हो रहा था अच्छा। और उपासना ने उनके साथ, बैंकर के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप बना के बिज़नेस को आगे लेके गए थे। और फिर एक बार उन्होंने बोला कि मेरे को विपिन से भी मिलना है, तो मैं भी गया उनसे मिलने। फिर मैं उनसे मिल के आया, फिर हम दोनों एक साथ गए। फिर एक दिन जब हम उनसे मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, उपासना को बोलता है। तो मैंने कहा क्या बात हो गई? कहती है आपने बताया नहीं। तो क्या नहीं बताया? उन्हें ये नहीं बताया कि आप शादीशुदा हो। तो वो जो बैंकर थे वो 1 साल से हमारे साथ डील कर रहे थे, पर उनको ये भी नहीं पता लगा कि हम एक्चुअली सिर्फ कोलीग्स नहीं हैं और हम एक दूसरे से मैरिड हैं। तो ये काफ़ी फ़नी इंसिडेंट है, बिकॉज मतलब एक तरह से अच्छी बात है कि उनको पता नहीं लगा, बिकॉज हम वर्क में हम सिर्फ प्रोफेशनल कोलीग्स की तरह हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, इस तरह के ऐसे बहुत सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए हैं
बिकॉज हम पर्सनली भी कलेक्टेड हैं और प्रोफेशनली भी। बिल्कुल लंबा सफ़र तय किया है, इस दौरान बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंसेस तो ज़रूर हुए होंगे। उपासना जी, थोड़ा सा हम फिर से टेक्निकल चीज़ों पर आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमने हाल ही में ये खबर सुनी है कि Q4 के जब रिजल्ट्स आए तो अब मोबीक्विक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। क्या कुछ बताना चाहेंगी, किस तरीके से आपने ये मुकाम हासिल किया और ये जो पीछे की जो जर्नी रही उसके बाद अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े, क्या कुछ प्लान है आगे का? देखिए, एक बात तो ये है कि मोबीक्विक बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी फोकस्ड हैं। तो दो ही हमारे मेन विजन हैं। एक ये है कि हम यूज़र्स को और स्मॉल मर्चेंट्स को, जो किराना स्टोर वाले मर्चेंट्स हैं, सबको अपने साथ पेमेंट्स के द्वारा जुड़ते हैं। फिर जब वो पेमेंट्स करने लगते हैं, यूज़र्स पेमेंट करते हैं, हम मर्चेंट्स को पेमेंट सेटल करते हैं, तो हमारा उनके साथ एक रिश्ता शुरू हो जाता है। और उसके बाद अब हम चाहते हैं कि उनकी लाइफ के जितने भी फाइनेंशियल नीड्स हों, भले वो क्रेडिट नीड्स हो यूज़र की या मर्चेंट की या इन्वेस्टमेंट नीड्स हो और आने वाले दिनों में इंश्योरेंस की भी नीड्स हो, सारी ही फाइनेंशियल नीड्स हम उनको मोबीक्विक ऐप के द्वारा प्रदान कर सकें। तो एक ये हमारा विजन है। दूसरा हमारा विजन है कि अनलाइक बहुत सारी जो स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा पैसा जला के आगे बढ़ना चाहती हैं, हम वो नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बिज़नेस को प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली बनाएं और इसकी शुरुआत हमने कर ली है। हम कई सालों से कोशिश कर रहे थे। पहले हम कंट्रीब्यूशन या ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुँचे, फिर उसके बाद अब हम ओवरऑल एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पहुंच गए हैं। मार्च के क्वार्टर में हम ये कर चुके हैं और अब हमारी आशा है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, हर क्वार्टर हम प्रॉफिटेबल रहें और फुल ईयर बेसिस पे भी हम प्रॉफिटेबिलिटी दिखा पाएँ। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम शायद इंडिया की इकलौती या पहली फिनटेक कंपनी होंगे जो फुल ईयर प्रॉफिटेबिलिटी दिखा पाई है। तो एक ये हमारी मंशा है और इसकी तरफ हम बहुत मेहनत से, हमारी टीम भी बहुत मेहनत से काम कर रही है कि हम रेवेन्यू ग्रोथ पे फोकस करते हैं बट एट द सेम टाइम कॉस्ट को काफ़ी कंट्रोल करके। इस साल हमारी उम्मीद है कि हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू करें और उस पे कुछ 5 से 7% प्रॉफिटेबिलिटी दिखा पाएँ। इस गुंजाइश पे हम काम कर रहे हैं। जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपकी कंपनी फुल ईयर प्रॉफिटेबल हो जाए और ये पहली फिनटेक कंपनी बने जो फुल ईयर प्रॉफिटेबल रहे। आईपीओ को लेकर भी क्या कुछ प्लान है, वो हमारे व्यूअर्स ज़रूर सुनना चाहेंगे। नहीं, आईपीओ तो हम निकालना चाहते हैं बट जैसे कि आपने देखा होगा 2022 में और अभी तक 2023 में भी कोई भी टेक कंपनी का इंडिया में आईपीओ हुआ नहीं है बिकॉज मार्केट कंडीशंस, यूक्रेन वॉर और ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स जैसे चलते आए हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। तो बहुत ही कम आईपीओज निकले हैं ट्रेडिशनल कंपनीज़ के भी। तो हमारी एक नज़र है मार्केट पे और जब तक मार्केट सुधरेंगे हमारी उम्मीद है कि हम कंपनी को और ग्रो करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, कॉन्जिक्यूटिवली हर क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी दिखा के हम कंटिन्यूसली आईपीओ रेडी मोड में हैं। जब मार्केट कंडीशंस अच्छी होंगी हम बिल्कुल अपना आईपीओ निकालेंगे। जी, यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है तो आपकी तरफ से क्या उनके लिए मैसेज होगा? आप क्या अपने इतने साल के लर्निंग से उन्हें बताना चाहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। आप हमारे पूरे डिस्कशन में ये निकल के आया होगा, विपिन ने भी कई बार बोला कि अगर आप कोई आइडिया स्टार्टअप पे काम करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि भूल जाइए कि आपके आसपास के सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे और सब लोग आपको हाँ में हाँ बनेंगे, ये नहीं होने वाला। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप ये लेके चलिए कि 1 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 1 लाख लोग आपको मना करते जाएंगे। ऐसे आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, लोग बोलते जाएंगे आप नहीं पहुँचोगे, आप नहीं पहुँचोगे, आप गिर जाओगे। ये आपकी जर्नी होने वाली है। तो पहले तो आपका करेज बहुत होना चाहिए आपको कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि फुलिश नहीं होना चाहिए। तो कई स्टार्टअप्स फेल भी होती हैं बट अगर आप एक आइडिया पे काम कर रहे हैं, आप एक टाइमलाइन लेके चलें, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, इतने टाइम में आपको एक प्रोडक्ट मार्केट फिट आ जाना चाहिए कि इस बिजनेस का कहीं जाने की गुंजाइश है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप उसको प्रैक्टिकली देखिए और चाहिए तो फिर से नौकरी करिए, फिर से स्टार्ट करिए नए आइडिया के साथ। और आई थिंक तीसरी बात ये है कि इंडिया में अगर आपको स्टार्टअप करनी है तो ये एक डेवलप्ड मार्केट नहीं है। यहाँ पे आप 3-4 साल में बड़ी कंपनी नहीं बना सकते हैं। आप ये लेके चलिए कि आपको मिनिमम 10 साल लगेंगे कुछ वैल्यूएबल बनाने के लिए, जिसके मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे और जिसमें मुनाफा होगा और जो एक लॉन्ग टर्म कंपनी बन पाएगी। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया उपासना जी, आपने हमारे व्यूअर्स को जितनी जानकारी दी। बिपिन जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने भी बहुत कुछ बताया अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए, हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ जानकारियाँ दी। मुझे लगता है कि अब जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते होंगे, बिज़नेस शुरू करना चाहते होंगे, उनको ज़रूर आपसे कुछ सीखने को मिला होगा और जल्द से जल्द वो भी अपने बिज़नेस की शुरुआत करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले जैसा कि उपासना जी भी कह रही थी, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर सोच ले, रिसर्च कर ले, प्रोडक्ट फिट आपको समझ में आ जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट फिट, तो फिर उसके हिसाब से आप आगे बढ़ पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। स्टार्टअप के सिकंदर में ऐसे ही हर बार हम आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और रेवोल्यूशनरी सोच वाले लोगों से मुलाकात कराते हैं। अगले हफ्ते फिर से शनिवार रात 8 बजे आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।